नमस्कार। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और चालाक माना जाने वाला देश चीन, जो 1 रुपया भी बिना अपने फायदे के खर्च नहीं करता, उसने आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी, उसके ट्रस्ट और गांधी परिवार से जुड़े फाउंडेशन पर करोड़ों रुपए आखिर क्यों लुटा दिए? और उतना ही सनसनीखेज एक और सवाल, चर्चा में रहने वाले इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के संगठन ने आखिर कांग्रेस परिवार के ही ट्रस्ट को 50 लाख रुपए का डोनेशन क्यों भेजा, जबकि यही जाकिर नाइक अपने जहरीले उपदेशों और चैनलों के जरिए आतंक और कट्टरपंथ फैलाने के लिए कुख्यात है और भारत से भागकर विदेश में छिपा बैठा है। इन खतरनाक और हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाले इन सवालों का जवाब जानने के लिए अब जरा पीछे चलते हैं, सन 2008 के अगस्त महीने की ओर, जब चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक्स का उत्सव चल रहा था। सारी दुनिया की निगाहें स्टेडियम में हो रही प्रतियोगिताओं पर टिकी थीं, तो दूसरी तरफ इसी दौरान बीजिंग में एक बंद कमरे में एक गुप्त और बेहद खास बैठक चल रही थी, जहां भारत से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस का टॉप नेतृत्व था और सामने थे शी जिनपिंग, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे और आज चीन के सर्वोच्च नेता हैं। इसी मीटिंग में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक गुप्त पार्टी टू पार्टी MOU पर हस्ताक्षर हुए। ध्यान दें, यह समझौता सरकार से सरकार या दो देशों के बीच का नहीं, पार्टी से पार्टी का था। विश्व की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ। इस MOU की शर्तें आज तक देश, यहां तक कि संसद से भी छिपाई गई हैं। इसमें उच्च स्तरीय बातचीत, रणनीतिक विमर्श, परस्पर सलाह मशविरा और वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग जैसी बातें थीं। असली सवाल तो यह है कि इसमें राजनयिक सूचनाएं, रणनीतिक एनालिसिस और राजनीतिक दृष्टिकोण का लेन देन निजी सिरे से हुआ या नहीं, ये जनता आज तक नहीं जान पाई है। इसी कालखंड में, यानी 2005 से 2007 के बीच, सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार और बीजिंग स्थित दूतावास से करीब 1.35 करोड़ रुपए दान स्वरूप मिले। खुद फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेज और RTI से उजागर हुआ कि यह डोनेशन भारत चीन संबंधों के अध्ययन या रिसर्च के नाम पर लिया गया। लेकिन आलोचकों और विपक्ष ने बार बार यही सवाल उठाए कि क्या यह पैसा किसी एजेंडे के साथ एक बड़े राजनीतिक परिवार, संगठन और पूर्व सत्ताधारी पार्टी को चीन समर्थक नीतियों की दिशा देने के लिए नहीं लिया गया। सबसे खास बात, यही समय था जब भारत चीन व्यापार घाटा रॉकेट की तरह बढ़ रहा था। कांग्रेस नीत UPA सरकार चीन को रणनीतिक बढ़त देते हुए द्विपक्षीय FTA और बाजार खोल रही थी और फाउंडेशन की रिपोर्टें चीनी हितों के पक्ष में दिखती थीं। उसी दौर में भारत चीन ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा $1 अरब से बढ़कर $36 अरब के पार पहुंच गया। यही नहीं, गांधी परिवार के दूसरे ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को वर्ष 2011 में वही जाकिर नाइक और उसकी इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन से 50 लाख रुपए का गुप्त डोनेशन मिला। इसी जाकिर नाइक के उपदेशों और चैनलों से ISIS जैसे कुख्यात आतंकी प्रभावित हुए, जिसे देशद्रोही और भगोड़ा घोषित कर भारत ने इंटरपोल नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उसके संगठन को गैर कानूनी गतिविधि और आतंक को बढ़ावा देने वाला पाया। सोचिए, कांग्रेस और गांधी परिवार के सबसे करीबी ट्रस्ट देश के सबसे विवादास्पद और कट्टरपंथी प्रचारक से गुपचुप रकम लेते पाए गए। सवाल और बड़ा तब होता है जब राजीव गांधी फाउंडेशन या राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिले इन विदेशी और संदिग्ध फंड्स को सार्वजनिक नीति, रिपोर्ट और शैक्षिक गतिविधियों में खपाया गया।
अब जरा कांग्रेस, गांधी परिवार और चीन पाकिस्तान प्रेम के बाकी अध्यायों पर एक नजर डालते हैं। आज सीमा पर जब भी तनाव बढ़ता है, डोकलाम, गलवान या फिर अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी, तो राहुल गांधी खुले मंच, संसद, इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर भारत सरकार व सेना की कार्रवाई को लेकर सवालों की बौछार करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, डोकलाम में चीन कब घुसा, गलवान में कितने सैनिक शहीद हुए, मोदी ने जमीन चीन को क्यों दे दी, कितने जेट गिरे, बेशर्मी की हद ये कि जब भारतीय सैनिक जान हथेली पर लेकर देश की सुरक्षा करते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दुश्मन देश की नैरेटिव को संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक एम्पलीफाई करता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का यह सिलसिला आज से है। सब जानते हैं 1962 में जब चीन ने भारतीय जमीन कब्जाई, तब नेहरू सरकार संसद और जनता को लगातार गुमराह करती रही। चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन हड़प ली तो नेहरू सरकार ने उसके फौरन बाद हिंदी चीनी भाई भाई का झूठ दोहराया। भारतीय सेना की कहीं आंशिक आलोचना भी की, कहीं चीन के प्रचार को आगे बढ़ाया। तिब्बत पर चीन की आक्रामकता को आंख मूंद कर मान्यता दे दी। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता का ऑफर सामने आया तो खुद आगे बढ़कर वह सीट चीन के नाम कर दी। बदलते दौर में वही छवि राहुल गांधी के चीन और पाकिस्तान पर नरम और भारत पर कठोर बयानबाजी में बार बार झलकती रही है। इधर पाकिस्तान के मामले में भी कांग्रेस के दोहरे मापदंड साफ नजर आते हैं। कश्मीर पर हमेशा डायलॉग एंड पीस का मुखौटा, सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने वाली बयानबाजी, मुंबई 26/11 के बाद सच छिपाने का आरोप और आज तक उन ताकतों से अभूतपूर्व नरमी जो भारत की अस्मिता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा रही हैं। इतनी घटनाएं, इतने कनेक्शन, इतना पैसा और इतने गुप्त रिश्ते, फिर भी कांग्रेस केंद्रित ट्रस्ट पार्टी और गांधी परिवार हमेशा वही दलील देता है, सब नियम के तहत, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित में। लेकिन सवाल ठीक वहीं खड़ा है जहां से यह कथा शुरू हुई थी। क्या इतने खतरनाक, अवसरवादी और वैश्विक राजनीति में सबसे ज्यादा भारत विरोधी माने जाने वाले देश चीन ने अचानक गांधी परिवार और उसकी पार्टी पर इतनी मेहरबानी किसी रिसर्च, भविष्य के संबंध या औपचारिकता के तहत बरसाई थी? क्या जाकिर नायक जैसी ताकत जो खुद भारत से आतंक और कट्टरता का आयात निर्यात करती है, उसने भी सिर्फ मानवता के नाते ट्रस्ट को फंडिंग कर दी? यही नहीं, एमओयू और विदेशी डोनेशन जैसे दर्जनों मामलों में आज तक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार क्लीन चिट खुद को ही देता आया है। मगर न तो एमओयू की कॉपी आज तक सार्वजनिक की, न ही डोनेशन का स्वीकार्य स्पष्टीकरण। उल्टा हर बार सवाल उठाने वालों को ही फासिस्ट, सांप्रदायिक, भारत विरोधी जैसे तमगे दे दिए जाते हैं। धीरे धीरे यह मजबूती से साबित होने लगा कि भारत की राजनीति में उसी घुंघराले पर्दे के पीछे छिपा है जहां चीनी समझौतों, पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ और भारत के विरुद्ध खड़े विवादित चेहरों की मिलीभगत से सत्ता की रणनीति और नैरेटिव रचा जाता है। और आज जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सशक्त भाजपा सरकार है, भारत की ओर दुनिया की निगाहें हैं, प्रधानमंत्री हर मंच से सख्त संदेश देते हैं, सीमाओं पर जवाबी कार्रवाई होती है, तब कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार भारत के ही विषयों पर गलत पक्ष चुनते दिखाई देते हैं। कभी गलवान फर्जीवाड़े पर तो कभी कश्मीर के कंट्रोल पर देश को भिड़ा रहे हैं नई चुनौतियों से। सोचिए, दुनिया में ऐसा और कहीं हुआ है क्या जहां सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी ने अपने देश के स्ट्रेटेजिक, आइडियोलॉजिकल, फंडिंग और कूटनीतिक फैसले उस मुल्क और उन शख्सियतों के साथ बांटे हों जो ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा रहे हैं? जवाब शायद ही किसी को मिले, पर सच यही है कि भारत की राजनीति में विपक्ष की आड़ में
चीन और कट्टरपंथ के मोहपाश में फंसे कुछ लोग अब भी इस देश के भविष्य में छेद करने का हर मौका तलाशते हैं, और यही है असली राजनीतिक और राष्ट्रीय जोखिम, जिसे जानना और समझना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वैसे इस संवेदनशील मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा।